अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर चैंपियंस वनडे कप। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और आज जो मुकाबला खेला जाएगा वो है लायंस और डॉल्फिन्स के दरमियान। दोनों बॉटम की टीमें हैं और ऑब्वियसली इससे फैसला हो जाएगा। वैसे तो नज़र यही आ रहा है लायंस ने जो अपना एक मैच जीता है वो इतने बड़े मार्जिन से जीता है कि उनके प्लेऑफ्स में पहुंचने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये मैच आखिरी मैच है ग्रुप स्टेज का और इस मैच के हवाले से बात होगी। लेकिन यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि कल जो मुकाबला हुआ था पैंथर्स और स्टैलियंस के दरमियान, उसके बारे में हमने ये कहा भी था कि ये दोनों टीमें बिल्कुल बराबरी की हैं और खेल भी एक जैसा रही हैं। दोनों ने इस मैच से पहले 3-3 मैचेस खेले थे और 2-2 में कामयाबी हासिल की थी। कल बड़ा शानदार मुकाबला हुआ। क्या हुआ इसमें, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाँ, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। शाहिद साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल आप ही ने ये बात कही थी कि भाई कप्तान बनकर कुछ कर जाएं, क्या पता। वैसे तो कुछ नहीं कर रहे थे साइम अयूब, तो ये क्या शानदार नॉक थी। टैलेंट है इनके अंदर, ये हम सबको पता है, बट वो जो कभी कभार वो उस टैलेंट को दिखाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं ना, ऐसा लग रहा होता है वो क्रिकेट कम खेल रहे हैं और करतब ज़्यादा दिखा रहे हैं, उसमें फंस जाते हैं। बहुत से कमेंटेटर्स ने ये कहा और इसमें हार्षा भोगले ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि T20 वर्ल्ड कप में कंफ्यूज नजर आ रहा था कि मैं शॉट खेलूं या ना खेलूं, और इसी तरह वो स्ट्राइक रेट में चला जाता है कि मैं स्ट्राइक रेट बढ़ाऊं, क्या करूं। तो अजीब कंफ्यूजन का शिकार है। टैलेंटेड है लेकिन जब तक रन्स वाला कॉलम अगर नहीं भरेगा तो टैलेंट का कोई फायदा नहीं है। कल बैटिंग में बड़ी अच्छी कप्तानी की, जिम्मेदारी महसूस की। 130 गेंदों में 156, 7 छक्के भी लगाए। छक्के मारना उसका असल काम है कि टॉप ऑफ द ऑर्डर वो लाइन क्लियर करे और इन फील्ड को उठा के मारे। वो तो बहुत अच्छी की, लेकिन कप्तानी में जो दूसरा चैप्टर था, 47वां ओवर खुद करवाया, 48वां ओवर मुबस्सिर को दिया, ऑलमोस्ट मैच हार जाता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो थोड़ा इस तरह की पोजीशन में आ गए, गलत थी। 47वां ओवर और 48वां ओवर स्पिनर करा ही नहीं सकते। 47-48वें ओवर में एक में 14 और एक में 24 रन बन गए। 38 रन तो ऑलमोस्ट करीब पहुंच गए थे। इन्हीं की टीम के जो दूसरे कप्तान थे, एक्चुअल कप्तान, उन्होंने 47 ओवर में कराया था ना ओवर उसामा से, फिर 49 ओवर में भी कराया था शादाब ने। वो भी गलती थी, लेकिन दो गलत एक सही नहीं बनाते, जैसे अंग्रेज कहते हैं। तो इस तरह गलती की थी। अगर मैच हार जाते तो उनको मुश्किल हो जाती। बिल्कुल सही है। अब्दुल रऊफ ने इस ट्रांसमिशन में हमें पहली बार ज्वाइन किया है, तो रऊफ वेलकम टू द ट्रांसमिशन। और सबसे पहला सवाल यही है कि चैंपियंस वनडे कप को कैसा देख रहे हैं? क्या इसका जो मकसद है डिस्कवरिंग चैंपियंस, उसमें ये पूरा उतर रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब आप कोई इवेंट करवाते हैं तो उसके 3 प्रोस्पेक्टिव होते हैं जिनको सामने रख के आपने टूर्नामेंट करवाना होता है या कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। नंबर 1 तो आपका क्या पर्पज़ है, इससे आप क्या अचीव करना चाहते हैं। नंबर 2 आपके मोटिव्स क्या हैं, और नंबर 3 ये है कि आपका लॉन्ग टर्म विजन या पॉलिसी क्या है। आप इससे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ में आप किस हद तक बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हम एक तो जल्दबाजी में सारे काम करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सारे जो इवेंट है ये शेड्यूल होने चाहिए। कम से कम 6 महीने पहले सबको इस चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि हम ये जो आजकल चेयरमैन या पुराने हैं उनको नहीं जानते। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जानते हैं, जो एक फंक्शनल इदारा है जो 70 साल से इन प्रोसेस है, और एक बहुत बड़ा स्टैब्लिश इदारा है जिसने 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, जिसने बेशुमार लेजेंड्स पैदा किए हुए हैं, और जिसका जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है वो दुनिया में सबसे माना हुआ माना जाता था। तो उसमें अगर आप इस तरह के डिसीजन लेंगे तो उसका एंड रिजल्ट इतना पॉजिटिव निकलेगा नहीं जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नो डाउट कि हमने इसको हाइप देने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, मेंटोरशिप पे बहुत बड़ा पैसा खर्च किया गया, सडनली जो प्लेयर्स की सिलेक्शन थी वो भी हमने कर दी, और एक ही वेन्यू पे हमने सारा इवेंट करवा दिया। मगर उसमें मेरा ख्याल है कि जो लॉन्ग टर्म जो आपका विजन है वो उसमें आप जो आपके प्रोस्पेक्टिव हैं या जो आप मोटिव्स हैं वो हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आगे आपकी जो सीरीज है वो टेस्ट सीरीज है वो आने वाली है, और उसके बाद आपका सबसे बड़ा मेगा इवेंट आने वाला फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो एज ए हाँ ठीक है रऊफ, मैं यही आपसे सवाल भी पूछना चाह रहा था। देखिए, अगर ये पहले से भी डिसाइडेड है तो आप अपने इंटरनेशनल कैलेंडर के साथ भी तो चल रहे होते हैं, वो भी तो देखते हुए चलें। आप एक टेस्ट सीरीज हार गए हैं, दूसरी टेस्ट सीरीज हमें तो लगता है जाहिर है हारेंगे ही, वहाँ पे भी आपका बड़ा कोई मिरेकल होगा अगर आप वहाँ जीतें। तो उसके बीच में वनडे कप जो है ना, उसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। ये एक जनरल ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं?
बिल्कुल। और एक और चीज़ एज ए प्लेयर मैं आपको बताता हूँ कि जो बड़े कम लोगों को पता है कि एज ए जब आप खेल रहे होते हैं तो आपकी एक साइकी डेवलप होती है प्लेयर की, क्योंकि जब हम खेलते थे हमारी भी यही साइकी होती थी कि जो आपका फर्स्ट क्लास इवेंट होता है उसमें जितने भी आपके टॉप क्लास प्लेयर्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो उसमें परफॉर्म करें और फर्स्ट क्लास या जो आपका पैटर्न ट्रॉफी है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें लेकर वो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करें और उसका हिस्सा बने और अपने फिटनेस और जो अपनी टेक्निक है उसको शो करें। मगर जब आप इस तरह का इवेंट एक बहुत पहले करवा देंगे और उसमें मेंटोरशिप भी लगा देंगे, उसमें अपना सारी आप एनर्जीज भी लगा देंगे, उसमें आपके फॉरेन कोचेस भी आकर बैठ जाएंगे और उसमें से ही आप पिक एंड चूज करेंगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए, और उसके बाद आप जब अपना फर्स्ट क्लास जो सबसे बड़ा आपका मेगा इवेंट है उसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें जो प्लेयर्स की इंटरेस्ट है वो बिल्कुल उसका लेवल जीरो रह जाएगा, उसमें कंपटीशन आपका बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगा। उसमें प्लेयर्स बददिली से शिरकत करेंगे क्योंकि उनको पता है कि जो प्लेयर्स सेलेक्ट होने थे वो ऑलरेडी हो चुके हैं, कोई इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में सेलेक्ट हो चुका है, कोई आगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट हो चुका है। तो वो फिर इस तरह आपका जो सारे का सारा सिस्टम है वो ज़मीन बॉस हो जाता है, फिर आपकी प्रोडक्शन आती नहीं है, डेवलपमेंट प्लान आपका बिल्कुल ग्राउंड हो जाता है और आप जो आप रिजल्ट अचीव करना चाह रहे होते हैं वो आपको रिजल्ट मिलते नहीं है। सही है। शाहिद साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर आप इसकी बेस पे आगे सिलेक्शन करते हैं तो आपका फर्स्ट क्लास डिस्टर्ब होगा, प्लेयर्स की जो मोटिवेशन है उसमें फ़र्क पड़ेगा? बहुत से लोगों ने जब चेयरमैन साहब ने बुलाया था फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को और टेस्ट क्रिकेटर्स को फॉरवर्ड, उन्होंने यही तजवीज़ पेश की थी कि पहले आप 4-डे टूर्नामेंट शुरू करें, उसके बाद आप ग्रेजुअली उन प्लेयरों को निकालें जो टॉप परफॉर्मर हो। पेंटेंगुलर जैसे ये 5 टीमों का टूर्नामेंट है वो उस वक्त कराए जाते हैं जब आपके मेन टूर्नामेंट हो जाए, उसके जो बेस्ट प्लेयर होते हैं 150 वो आप लेते हैं। अब आपने 3 साल की बुनियाद पर बहुत से प्लेयर ऐसे सेलेक्ट कर लिए, आपने कहा जी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन बहुत से इसमें प्लेयर ऐसे हैं जो क्वेश्चनेबल हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो ठीक है, अब आपने ये टूर्नामेंट करा लिया, लेकिन आपने तो अगली टेस्ट सीरीज खेलनी है। बेहतर ये होता कि आप 4 रोजा टूर्नामेंट शुरू करवा देते सितंबर में और उसके अच्छे प्लेयर्स 1-2 मैच ऐसे करवा देते 4-4 रोजा। पाकिस्तान की 11 जो टेस्ट मैच खेलनी थी, रेस्ट ऑफ पाकिस्तान 11, जिस तरह बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में, इंडिया में पहले ही होता था कि पाकिस्तान 11 रेस्ट ऑफ पाकिस्तान 11, ताकि आपको टेस्ट सीरीज की भी तैयारी मिलती। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप थोड़ी सी बात कल के मैच पर भी कर लेते हैं। रऊफ, ये बताइएगा, कल आपने मैच देखा और हाई स्कोरिंग ज़्यादातर गेम्स हो रहे हैं और कल भी ऐसा ही हुआ, लेकिन एक चीज़ चल रही है, जो पहले बैटिंग कर रहा है वही जीत रहा है। कल 20 रन से रह गए, लेकिन वो सिलसिला नहीं टूटा पहले बैटिंग वाला। देखिए, वो इसीलिए नहीं टूटेगा क्योंकि जब आप एक ही वेन्यू पर एक ही ग्राउंड में सारे मैचेस करवा देंगे, दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि आप इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हो और उसको एक ही ग्राउंड में और चंद पिचेस पर आप सारा उसको ऑर्गेनाइज कर दें, तो फिर उसमें इसी तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा पूरा दिन गर्मी पड़ती है, आजकल जो पंजाब में वेदर भी बहुत सख्त है, तो उस वजह से फिर जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनको अर्ली ऑन वो सपोर्ट नहीं मिलती और बैट्समैन लंबा स्कोर कर जाते हैं। मगर उसके बाद जब शाम में, क्योंकि सितंबर का एंड है, तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, थोड़ी सी डंपनेस आ जाती है, थोड़ा स्पिनर्स को भी ग्रिप मिलना शुरू हो जाती है, फास्ट बॉलर्स को भी पिच से थोड़ी सी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है, तो उसमें बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। तो अब ये जब आप डिफरेंट इवेंट्स पर आप जब इवेंट करवाते हैं तो उसका यही फ़ायदा होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं उनको डिफरेंट जगह पे सेट होने का और सीखने का मौका मिलता है। यहाँ पर अब एक और चीज़ आप देखेंगे, आपने देखा कि बांग्लादेश को हमने जो लास्ट टेस्ट सीरीज़ हुई है उसमें हमने उनके पहले जो 6 प्लेयर्स थे वो बड़ी जल्दी आउट कर दिए थे, मेरा 40 या समथिंग पे, और उसके बाद उनकी पार्टनरशिप डेवलप हुई थी और टेस्ट मैच से उन्होंने बाहर कर दिया। कल का अगर आप मैच देखें जो पैंथर और स्टैलियंस का हुआ है, तो उसमें भी आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि 3 विकेटें बड़ी अर्ली हमने ले ली थी और उसके बाद 150 रन की पार्टनरशिप चौथी विकेट पे बिल्ड हुई है। तो ये चीज़ वही हमें शो कर रही है कि जो आपका बॉलर्स है उनका फिटनेस लेवल नहीं है, जो आपका थर्ड बॉलर है या फोर्थ बॉलर है वो इस काबिल नहीं है कि वो डिलीवर कर सकें। और उसके बाद फिर जो आपका जहाँ पर आपने फिनिश करना होता है, जिस पाकिस्तान की जो रेशो थी विक्ट्री की पास्ट में सबसे ज़्यादा वो इसी में थे कि हमारे जो बॉलर थे फिनिशर बहुत अच्छे थे। मगर आप लास्ट मैच में भी आप देखें कि बड़े रन दोनों टीमों से कंसीड हुए हैं, और जो एक पहले मैच हुआ जिसमें उसामा मीर ने और अहमद भट्ट ने बॉलिंग की थी, उसमें भी 5 ओवर में कोई 70-75 रन उनको आखिरी ओवर्स में कास्ट हुए थे। तो ये अब जो छोटी छोटी ये जो चीज़ें हैं, अगर हम इनको अच्छे तरीके से सॉल्व आउट नहीं करेंगे तो फिर हम अगर आगे जाके जब बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे तो फिर हमारे सामने एक खौफनाक मंजर आएंगे। बिल्कुल सही है। वो जो प्रॉब्लम्स है ना वही चीज़ें कल के मैच में मुझे एक बात अच्छी लगी और मेरी दिली मुराद पूरी हुई कि अली रजा खेले जो अंडर 19 के फास्ट बॉलर हैं।
उनको टूर्नामेंट से पहले नदीम खान ने बताया था कि डेंगू हो गया था, रिकवर होके कल वो खेले। उन्होंने शुरू के स्पेल में 2 विकेटें बड़ी अच्छी ली, लेकिन आखिरी स्पेल उनका इतना अच्छा नहीं था। बहुत विड दे रहे थे बैट्समैन को, और वो काफ़ी लीन भी है। कद उनका अच्छा है, स्पीड उनकी अच्छी है, बॉलिंग एक्शन अच्छा है। मैं चाहूँगा रऊफ बताएं, रऊफ खुद भी बड़े अच्छे फास्ट बॉलर रहे थे। रऊफ, अली रजा के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी शायद भाई, मेरा ख्याल है कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग टैलेंट है और बड़े अरसे के बाद एक बड़ा खूबसूरत बॉलर पाकिस्तान को मिला है जो बिल्कुल लाइट फुटेड है। उसका जो रनअप है बहुत ज़्यादा रिदमेटिक रनअप है, उसको एफर्टलेस रनअप है, उसको एफर्ट नहीं करनी पड़ती, और जो उसका एक्शन है बहुत ही सिंपल और सादा है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि ही हैज़ गॉट ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू बिकम अ ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर, अगर उसको प्रॉपरली तरीके से हैंडल किया गया और उसकी देखभाल की गई। क्योंकि आप देखेंगे शाहीन अफरीदी, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली और उसके बाद मूसा खान, और इनके केसेस में भी यही हुआ है। शुरू में ये आए हैं, बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे, मगर विद द पैसेज ऑफ द टाइम 3-4 साल जब पाकिस्तान के साथ खेले हैं तो उनके बायोमैकेनिक्स कम्प्लीटली शटर हो गए और उनकी जो पेस है वो भी कट डाउन चली गई। उनके एक्शन चेंज करवाने की कोशिश की गई, उन पे एक्स्ट्रा वर्कलोड डालने की कोशिश की गई, उनकी बॉडीज़ जो वीक मसल्स थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ किया गया, उस पर काम नहीं किया गया। तो अब वो सारे के सारे मेरा ख्याल है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आई होप कि ये पाकिस्तान का एक आगे जाकर अली रज़ा बड़ा सासा बनने वाले हैं, तो इनको प्रॉपर तरीके से अच्छे लोग इनको डील करेंगे। बहुत लीन नहीं है, बहुत दुबला पतला नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि देखें कि ये जो लीन मसल डेवलप होते हैं ना फास्ट बॉलर्स के अंदर, ये आप अगर आप हाईएस्ट लेवल पर खेल रहे हैं तो आपको बड़ा इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मगर एक अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल गिफ्टेड है कि इनके ऑलरेडी लीन मसल डेवलप बहुत अच्छे हुए हैं शुरू से ही, तो इनको मजीद इस पर इतना ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये आगे जाकर मेरा ख्याल है कि बहुत इफेक्टिवली इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। We'll be back once again to our special transmission for Champions Cup। और चैंपियंस कप में आज का मैच लायंस और डॉल्फिन्स के दरमियान, जिसमें डॉल्फिन्स ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है, सो नो सरप्राइज देयर। इससे पहले कि इस मैच के हवाले से बात करें, शाहिद साहब और अब्दुल रऊफ तो हमारे साथ ही हैं, उनसे थोड़ी सी जमान खान के हवाले से बात करना चाहूँगा। शाहिद साहब, जमान ने कल बॉलिंग में तो काफ़ी रन दिए, लेकिन बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त की, और उस पर उन्होंने कहा भी है कि मैंने अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे लगाई थी कि हारिस थोड़ा ऊपर भेज दें। तो ये आपको अंदाजा था वो इस तरह की बैटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं था, उसने बड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज किया। लेकिन अच्छी चीज़ है कि जो फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले होते हैं या बिल्कुल एज पे होते हैं कि उनको कभी भी मौका मिल सकता है, वो अच्छी बैटिंग करें। बहुत अच्छे, आप देखें अश्विन को कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 6 सेंचुरियाँ हो गई, MS धोनी के बराबर सेंचुरी, चौथी दफ़ा जो है वो चौथी दफ़ा 100 और 5 विकेटों का एजाज हासिल किया, एक ईएन बोथम ही रह गए। तो इस तरह होना चाहिए बॉलर्स को कि हमारे भी 8, 9, 10 नंबर के बैट्समैन कम से कम 20, 25, 30 रन अगर वाइट बॉल क्रिकेट में T20 में बना दें तो क्या बात है। बिल्कुल सही है रऊफ, हमने सोचा नहीं था जमान की बैटिंग पे भी कभी बात करेंगे, आपसे बॉलिंग पे कर लेते हैं। विकेटें उन्होंने ली 4, लेकिन साथ में उन्होंने दिए 90 रन, तो एक्सपेंसिव क्यों रहे वो? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो हमारे बॉलर्स हैं उनकी जो बॉडी है, वो जो उनकी मसल मेमोरी है, वो इस काबिल नहीं है कि वो लंबी क्रिकेट खेल सकें। और जब भी आप इनको वनडे क्रिकेट में डालेंगे, कंसिस्टेंटली इनको मैच खिलाएंगे, और उसके बाद आप अगर फर्स्ट क्लास में खिलाएंगे तो ये एक्सपोज होंगे, इसी तरह जिस तरह ये टेस्ट मैच में एक्सपोज हो जाते हैं। तो इसी चीज़ की ज़रूरत है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करवाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाई जाए। आप देखेंगे शाहीन अफरीदी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जमान खान भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके जो खुरम शहजाद हैं, बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे, मैंने इनको जब उन्होंने आउट किए थे 4, मैंने निशानदेही की थी कि मुझे लग रहा है कि उनकी दोबारा इंटरकोस्टल मसल में प्रॉब्लम आ रहा है, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने परवाह नहीं की। उसके बाद 3 स्पेल और उनसे करवाए, फिर सेकंड इनिंग में फिर 4 स्पेल करवाए, और अब वो मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में आपको नज़र नहीं आ रहे। तो ये इससे पहले अगर आपने इनकी बैटिंग की बात की है ज़मान की, तो मोहम्मद वसीम जूनियर थे, एक बड़े अच्छे ऑलराउंडर डेवलप हो रहे थे।
और उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पे हैवीली इन्वेस्ट भी किया था, मगर उसको उसके बाद सडनली उनको T20 वर्ल्ड कप से गायब कर दिया गया और अभी तक वो स्क्रीन से आउट हैं। तो बेसिक जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है कंसिस्टेंसी, और इनको कंसिस्टेंट लेवल पे चांसेस दें और उनको प्रॉपरली ग्रूम करें, तो फिर जाके पाकिस्तान के लिए एसेट साबित होंगे। वसीम को फिटनेस प्रॉब्लम है, उसकी रिहैब चल रही है, लेकिन वो अच्छा डेवलप हो सकता है, अच्छा ऑलराउंडर, उसकी हिटिंग भी अच्छी है। जमान भी इसी तरह, जमान इज़ अ वेरी गुड T20 बॉलर, 4 ओवर्स का अच्छा बॉलर है, लेकिन वो वनडे में स्ट्रगल करेगा। आपको पता है उसने कितने फर्स्ट क्लास मैच खेले? बहुत ही कम। अभी तक उसका फर्स्ट क्लास डेब्यू नहीं हुआ। रऊफ भाई, फर्स्ट क्लास डेब्यू नहीं हुआ अभी तक जमान खान का। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताता हूँ। मैं कल देख रहा था कि हम बात कर रहे हैं अपने स्पिनर्स के, कि हमारे स्पिनर्स क्यों नहीं डिलीवर कर रहे, क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे, उनके जो एक्शन है वो क्यों कंप्लीट नहीं है। तो मैंने पाकिस्तान के दो ग्रेटेस्ट लेजेंड्स थे पाकिस्तान ने पैदा किए, लेग स्पिनर्स अब्दुल कादिर साहब और मुश्ताक अहमद, उनके मैं स्टैट्स देख रहा था। तो अब्दुल कादिर साहब ने 300 जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं उनमें 906 विकेट्स थी उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और मुश्ताक अहमद की आप कैन यू बिलीव के 400 मैचेस में 1406 विकेटें हैं उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो उसके बाद फिर जो उनकी बॉडी की कॉयल थी, जो उनका सारा सिस्टम था वो कंप्लीट हुआ, एक्शन उनका मुकम्मल हुआ, और वो पूरा दिन एक ही एक्यूरेसी के साथ, एक ही कंसिस्टेंट लेंथ के साथ बॉलिंग करते थे, और उन्होंने 8-8 10-10 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान को जितवाए। अभी जो हमारे स्पिनर्स हैं, मैं आई वॉज क्वाइट शॉक्ड इनको देख के कि किसी ने 4 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए, किसी ने 6 खेले हुए, किसी ने 10 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए। तो हम कह रहे हैं कि ये उस तरह परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी शॉर्ट क्रिकेट के साथ, फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस के साथ, इनको हम उनके साथ मैच भी कर सकते हैं और उनके नज़दीक कंसीडर भी इवन कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। हमारे यहाँ तो खैर हमारी फर्स्ट क्लास को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती है। खैर, जो जमान खान की बात हो रही थी, उन्होंने बाद में सहाफ़ी के सवाल का बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, ये वो दिखाते हैं आपको। अच्छी बात यह है कि उनको शौक है, जो इससे फील हो रहा है ना कि मैंने ये वीडियो लगाई थी कि आप मुझे थोड़ा ऊपर भेज देते हो। जब आप में शौक हो ना, ऐसे बॉलर में जिसमें बैटिंग का शौक हो, वो अच्छा होता है। ये नेट्स में होता है कि जब आप अपने टेल एंडर्स को, अपने बॉलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, जितना ज़्यादा आप नेट में उनको टाइम देंगे, उनकी बैटिंग उतनी ही ज़्यादा डेवलप होगी। और फिर फर्स्ट क्लास मैचों में और ऐसे मैचेस में जहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, आप अपने टेल एंडर्स को ऊपर के नंबरों पर भेज दें, फर्स्ट क्लास में भेज दें एक आध दफ़ा, ताकि वो लंबी बारी खेलना सीखें। ठीक है रऊफ, ये तो पाकिस्तानी प्लेयर्स का पुराना मसला है, हर किसी को ऊपर जाना है। सब कहते हैं मुझे सही नंबर पे नहीं भेज रहे, मुझे इस नंबर पे भेजें, मुझे उस नंबर पे भेजें, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसके लिए भी जो बेसिक जो प्लेटफॉर्म है वो आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही है, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम खेला करते थे फर्स्ट क्लास में, तो हमारी बैटिंग भी इसी तरीके से डेवलप हुई, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा 50-100 फर्स्ट क्लास के मैचेस जब खेले थे, तो हमारे जो कैप्टन थे आमिर बशीर, उनकी वो 100 के नज़दीक होते थे, तो हम जल्दी आउट हो जाते थे। फिर उन्होंने आस्ता आस्ता हमें टेक्निक सिखाई कि भाई आपने इस तरीके से सर्वाइव करना है, इस तरीके से आप 1-2 घंटे गुजार सकते हैं मेरे साथ, और उसके बाद मेरी सेंचुरी भी कंप्लीट हो जाएगी और आपको भी थोड़ा बहुत बैटिंग करना आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये मदर ऑफ ऑल जो क्रिकेट है उसकी है। जब तक आप इसमें अपने जो प्लेयर्स हैं उनको नहीं डालेंगे, वो ना बैटिंग सीख सकते हैं, ना प्रॉपर बॉलिंग सीख सकते हैं, ना फील्डिंग सीख सकते हैं, ना उनकी टेक्निक टेस्ट हो सकती है, ना उनका स्टेमिना टेस्ट हो सकता है, ना उनमें इंडोरेंस आ सकती है, और ना ही वो आगे डेवलप होकर पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं डालेंगे, इनके बायोमैकेनिक्स कंप्लीट ही नहीं होंगे। तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा इसी पे हम फोकस करते हैं कि अपने प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डालें। बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट बड़ी अहम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, से वापस आएंगे, आज के इस मैच पर बात होगी, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी हाँ, ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच डॉल्फिन और लायंस के दरमियान। शाहिद साहब बताइए, क्या लगता है? ये तो आपको पता चल ही गया है कि डॉल्फिन्स बैट कर रहे हैं, सो व्हाट्स द प्लान? क्या करना है? एक जीत के साथ कहीं लायंस ही ना चले जाए। अगर ये जीत गया डॉल्फिन
तो ये भी हो सकता है। लेकिन जब किस्मत खराब हो तो पता चला डॉल्फिन ने इतने रन नहीं किए, लायन ने टारगेट चेज कर लिया, रिवायत भी टूट गई और लायंस अगले राउंड में प्लेऑफ में भी पहुंच गया। तो डॉल्फिन को ज़ाहिर है बड़ा स्कोर करना पड़ेगा, 300 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, इसलिए लायंस की बैटिंग भी अच्छी है और वो चल रही है जी। और उनकी तरफ से मतलब ज़बरदस्त बैटिंग पिछले मैच में भी हुई थी। इरफान खान ने बड़ी अच्छी सेंचुरी स्कोर की थी, तो डॉल्फिन्स को ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे। ठीक है रऊफ, क्या लगता है आपको, डॉल्फिन चल नहीं पा रही और ये जो 5 टीमों का प्लेऑफ होता है ये बड़ा ही अजीब हो जाता है। एक आखिरी टीम जो है उसको निकालना, वो इसी तरह से बहुत ही बुरा कोई खेले तो फिर होता है मसला। आप बताएं क्या लग रहा है, क्या होगा? देखिए मुझे लग रहा है कि आज शायद इसका टेम्पो टूट जाए और आज अगर लायंस चेज कर जाए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना बड़ा स्कोर ये कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो बैटिंग है वो स्ट्रगल कर रही है डॉल्फिन्स की, और अगर ये 300 प्लस रन करेंगे तो उसके बाद ही फिर इसको थोड़ा सा कोई डिफेंड करने के काबिल होंगे। मगर जिस तरह शाहिद भाई ने कहा कि उनकी जो बैटिंग है लायंस की वो बहुत ज़्यादा इन फॉर्म है, और इनके जो नीचे प्लेयर्स हैं जिस तरह न्याजी वगैरह हैं वो उनमें काफ़ी पोटेंशियल है कि वो 8-10 ओवर के अंदर अंदर वो गेम का नक्शा चेंज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि लायंस के चांसेस ज़्यादा, एक तो टेम्पो भी टूटेगा इस टूर्नामेंट का और दूसरा उनके आगे चांसेस भी बढ़ जाएंगे। देखिए अगर लायंस ने करना है ना तो वही कि हुरैरा ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं परफॉर्म किया। हुरैरा, साहबजादा एंड सऊद शकील, डॉल्फिन्स, सॉरी डॉल्फिन्स के लिए हुरैरा, साहबजादा एंड सऊद शकील। मेन तो सऊद शकील कैप्टन नहीं कर रहे, कप्तान भी है, वो कप्तानी वाली बारी नहीं ले रहा। हुरैरा उसने अभी तक डिसअपॉइंट किया। साहबजादा फरहान अच्छा स्टार्ट के बावजूद विकेट थ्रो कर रहे हैं। हाँ। विकेट की वैल्यू देखें ना, आपके इंटरनेशनल क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको विकेट की वैल्यू पता होनी चाहिए। बगैर पैर हिलाए वो शॉट मारने के चक्कर में इनसाइड एज हुई, और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कई दफा ऐसे आउट हुआ है। इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में टेस्ट अच्छा खासा बना दिया था सऊद शकील ने लेग साइड पे, हालांकि वो अंपायर ने गलत आउट दिया था, लेकिन सऊद शकील भी एक ही तरह से आउट हो रहा है। वनडे वर्ल्ड कप में 2023 में इतने प्रॉमिस के साथ हम लेके गए थे कि सऊद शकील अच्छा प्लेयर है, और मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में हुई। अच्छा खासा सेट होकर सऊद शकील, जब पाकिस्तान को 20 ओवर में 163-164 रन चाहिए थे जो बनते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हम मैच जीते हुए थे, वहां पे हारे, अफगानिस्तान से सेट होके मोहम्मद नबी की बॉल पे ऐसे आउट हुआ सऊद शकील। तो सऊद शकील जैसे प्लेयर को जो टेक्निकली इतना अच्छा है, डोमेस्टिक में इतने उसके रन्स हैं, उसको अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। रऊफ, आपको क्या लगता है कौन से की प्लेयर हो सकते हैं अगर डॉल्फिन ने बिग स्कोर की तरफ जाना है? देखिए मेरा ख्याल है कि सऊद शकील पे ही बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि वो ही अगर आर्किटेक्ट करेगा इनकी इनिंग को तो ये एक बड़ा स्कोर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम में भी काफ़ी अरसे से बड़ा बैकबोन है पाकिस्तान की बैटिंग का, और स्पेशली जिस मैच में वो रन्स करते हैं उसमें पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। तो उनको जिस तरह शाहिद भाई ने कहा कि अपनी जो विकेट है उसकी इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए, और जो उनकी एवरेज है उसको भी उनके माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान उन पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पाकिस्तान का वो बहुत बड़ा फ्यूचर है इस टाइम पे। तो उनको अगर हम रेट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं हाईली रेट कर रहे हैं, तो उनको भी अपनी एवरेज का, अपने पोटेंशियल का और अपनी जो विकेट की इंपॉर्टेंस है उसका उनको दिमाग में रख के खेलना पड़ेगा। चाहे वो देखें इस तरह का प्लेयर, जब आप डजंट मैटर कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है। हमने जावेद मियांदाद, सईद अनवर, इंजमामुल हक को वो भी पाकिस्तान के डोमेस्टिक में या डिपार्टमेंट से खेलते देखा, तो वो यहाँ भी अपनी विकेट इस तरह थ्रो नहीं करते थे। उनको यहाँ पर भी अपनी जो विकेट थी उसकी इंपॉर्टेंस का लिहाज रहता था और वो अपनी एवरेज को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश किया करते थे। तो ये अगर इनके रोल मॉडल इनको सामने रख के वो इस तरीके से अपने स्टैट्स को एडजस्ट करेंगे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा वो असासा साबित हो सकती है। बिल्कुल सही है। अगर अब लायंस की तरफ देखें शाहिद साहब, तो ये देख के मुझे हैरत होती है कि इनकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब क्यों है, क्योंकि इनके पास तो प्लेयर हैं। ऑल्दो अब्दुल्ला शफीक ने शुरू में नहीं किया, अब जाके एक 50 किया। इमाम बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे, 50s कर रहे हैं। इरफान ने इतनी शानदार सेंचुरी बनाई, खुशदिल ने 73 की एक इंपॉर्टेंट नॉक खेल दी। इनके पास प्लेयर्स हैं, पावर है। इस पूरे टूर्नामेंट में वो जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कमजोरी है कि मैच फिनिश नहीं करते हमारे बैट्समैन। लंबा स्कोर करते हैं, 50 करते हैं, 100 करते हैं, लेकिन मैच फिनिश करके नहीं आते। तो वो जावेद मियांदाद वाली क्वालिटी, वो अब जो क्रिकेट में विराट कोहली वाली क्वालिटी, स्टीव स्मिथ वाली क्वालिटी, वो क्वालिटी हमारे प्लेयरों में प्रोड्यूस नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे शाहिद हाशमी साहब, हमारे साथ थे। फिलहाल ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।